इस छोटे से वीडियो में हम एक बहुत सुंदर कहानी देखने वाले हैं। न्यूटन का ऑर्बिट प्रॉब्लम और कैसे इसी प्रॉब्लम ने प्रैक्टिकली कैलकुलस को जन्म दिया। ये जेईई या सीबीएसई के लिए डायरेक्ट सिलेबस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्रेविटेशन का पार्ट है इसमें। और मेनली तो अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि कैलकुलस की ज़रूरत कहाँ से आई, तो ये एक रियल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। अब 1600 के बिगिनिंग में जोहानस केपलर ने टाइको ब्राहे के एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन से तीन लॉ निकाले। प्लैनेट्स इलिप्स पे घूमते हैं, सन फोकस पे होता है, इक्वल टाइम्स में इक्वल एरिया स्वीप होते हैं, और पीरियड स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, ए क्यूब के। ये सब प्योर ज्योमेट्री, फीट डेटा टाइप रिजल्ट्स थे, कोई फोर्स लॉ नहीं। मिड और लेट 1600 में यंग आइजैक न्यूटन ने ये सवाल पूछा, अगर सन और प्लेनेट के बीच अट्रैक्शन इनवर्स लॉ फॉलो करे और हमारा मोशन F इक्वल टू ma फॉलो करे, तो क्या मैं सिर्फ लोकल फोर्स लॉ से ये केपलर के इलिप्टिकल ऑर्बिट्स डिराइव कर सकता हूं? यही है ऑर्बिट प्रॉब्लम, लोकल एक्सेलरेशन से पूरा ग्लोबल ऑर्बिट का शेप निकालना। अब फिजिक्स पार्ट सेट कर लेते हैं। सन को हम ओरिजिन पे एक फिक्स्ड मैसिव बॉडी मान लेते हैं जिसका मास है कैपिटल एम। प्लेनेट का मास है छोटा सा एम, और ये पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर, फंक्शन ऑफ टाइम। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि एफ, जो कि फंक्शन ऑफ आर है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर स्क्वायर, आर हेड के डायरेक्शन में। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लिखो, एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू एफ आर, है ना, इज तो वही मतलब एफ जो है आपका एम ए। ठीक है, इसको आर के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसी फॉर्म में ऑर्बिट आती है। तो आर डबल डॉट इससे मिलेगा सीधा माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर, आर की डायरेक्शन में। ठीक है, हेट आर। यहां से ऑर्बिट का शेप निकालना है। ये एक इंस्टेंटेनियस लॉ है, हर मोमेंट पे एक्सेलरेशन क्या है। केपलर के लॉज पूरा ऑर्बिट के बारे में है, जैसे लॉन्ग टर्म शेप हो गया, पूरा पूरा शेप है। तो ये गैप ब्रीच करने के लिए ही कैलकुलस चाहिए था, समझो। अब पहला इजी स्टेप, केपलर का सेकंड लॉ, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स डिराइव करना है। टॉर्क अबाउट द सन क्या होगा, टाउ इक्वल टू आर टाइम्स एफ कर लो, दोनों वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट। फोर्स रेडियल है, यानी एफ पैरेलल टू आर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो टाउ जीरो हो गया। तो एल वेक्टर जो है वो आर टाइम्स एम वी, ये हो जाएगा कांस्टेंट। ये आपको पता है, और ये न्यूटन को भी पता था। तो इसको ना पोलर कोऑर्डिनेट में उन्होंने काम किया। तो एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट लिखो इसको। अब एरिया स्वीप रेट देखो, डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा वन हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, दिस इज इक्वल टू एल बाई टू एम।
देखो वहां ऊपर से, और ये कांस्टेंट है। अब ये एग्जैक्टली केपलर का सेकंड सेकंड लॉ ही तो है, इक्वल टाइम्स इक्वल एरियाज। तो सिर्फ सेंट्रल रेडियल फोर्स प्लस एफ इक्वल टू एम ए से एरिया लॉ तो मिल गया। अब हार्ड पार्ट पे आते हैं, ऑर्बिट की शेप, दैट इज केपलर का फर्स्ट लॉ, इलिप्स। ऑर्बिटल प्लेन में पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर, आर हैट में, मतलब हैट की डायरेक्शन है जो आर की डायरेक्शन, और जो वी है वो आर डॉट आर की डायरेक्शन में, आर हैट प्लस आर थीटा डॉट और थीटा हैट के डायरेक्शन में। ये देखो वी का एक्सपांशन किया है हमने यहाँ पे। इससे एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो आर डबल डॉट माइनस आर डॉट थीटा स्क्वायर आर हैट प्लस आर डबल डॉट थीटा प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट और थीटा है। अब फोर्स रेडियल है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट से हमको वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मिलता है, आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, बोल दो कांस्टेंट, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है। तो रेडियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर डॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा ये पोलर कोऑर्डिनेट है इसलिए आपको अलग लगेगा, बाकी है सब आसान। अब थीटा डॉट इज इक्वल टू एच बाय आर स्क्वायर डाल के एक इक्वेशन मिलती है जिसमें सिर्फ आर एज अ फंक्शन ऑफ टी है। यही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके ऑर्बिट के शेप पे पहुंचना है। टाइम डायरेक्टली यूज करना मैसी है, इसलिए न्यूटन और मॉडर्न डेरिवेशन एक स्मार्ट ट्रिक यूज करते थे। आर को टाइम के फंक्शन की जगह थीटा के फंक्शन के रूप में सोचो, आर इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, थीटा का फंक्शन डिफाइन करो कि यू थीटा इज इक्वल टू 1/r थीटा। चेन रूल से और आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, ये है, इसलिए इसको यूज करके रेडियल इक्वेशन को रीराइट करते हैं और सरप्राइजिंगली सिंपल फॉर्म मिलता है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू जी एम बाई एच स्क्वायर। ये एक लीनियर सेकंड ऑर्डर ओडी है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा आप एसएचएम में देखते हो, बस वेरिएबल थीटा है, टाइम नहीं। इसका जनरल सॉल्यूशन, u ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी एम बाय एच स्क्वायर। ये वन प्लस ये वाली फॉर्मूला है थोड़ी, वन प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, इसको बी गार कह दो। यहाँ ये ई जो है वो एक्सेंट्रिसिटी है और थीटा नॉट है ओरिएंटेशन एंगल। अब u इक्वल टू 1/r है, तो r एज थीटा मिल जाएगा हमें सीधा, कि एच स्क्वायर बाई जी एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ये एग्जैक्टली कॉनिक सेक्शंस का पोलर इक्वेशन है जब फोकस ओरिजिन पे हो, है ना। ये थोड़ा सा आपको अगर आइडिया है कॉनिक सेक्शंस के तो ये इजी लगेगा। अब ये जो एक्सेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच है तो ये इलिप्स मिलेगा, बाउंडेड ऑर्बिट है। अगर E1 है तो पैराबोला, एस्केप ट्रेजेक्टरी एट एग्जैक्टली एस्केप एनर्जी। अगर E ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला, फ्लाई बाय ऑर्बिट बोल दो इसको। तो न्यूटन ने दिखाया इनवर्स स्क्वायर लॉ सेंट्रल फोर्स कोनिक ऑर्बिट देता है। अगर एनर्जी ऐसी है कि ऑर्बिट बाउंडेड हो तो वो इलिप्स है,
केपलर का फर्स्ट लॉ। देखो अब इस डेरिवेशन में हर जगह डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किए हैं। आर डॉट, आर डबल डॉट, थीटा डॉट, ये सब इंस्टेंटेनियस चेंज है। ई स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वो जगह है जहां न्यूटन को एक सिस्टमेटिक कैलकुलस की लैंग्वेज बनानी पड़ी, और ये बड़ा डिटेल में काम किया गया है इसके ऊपर। अगर फ्यूचर में हम बताएंगे कि इसमें क्या है, छोटी छोटी डिटेल्स, यहीं पे उन्होंने पूरा कैलकुलस बनाया था। चलो अब स्टोरी को समराइज करते हैं। न्यूटन के पास था डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना, सीधा सेंट्रल लॉ और एम ए को इक्वेट कर दिया। ये एक लोकल लॉ है, हर छोटे से इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या है बताता है सीधा, है ना। अगर प्लेनेट के सन के अराउंड प्लेनेट घूम रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे दोनों के बीच क्या लॉ है, यही है। केपलर के पास थे इलिप्स, एरिया लॉ और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये सब ग्लोबल ऑर्बिट के स्टेटमेंट थे, देखा, पूरे स्टेटमेंट थे, जबकि न्यूटन के पास एक पॉइंट पे स्टेटमेंट था। अब इस गैप को ब्रीच करने के लिए न्यूटन को ये चेन कह सकते कि चाहिए थी, कि एक्सेलरेशन से इंटीग्रेशन से वेलोसिटी से इंटीग्रेशन से पोजीशन, देखा, मतलब एक्सेलरेशन टू ऑर्बिट जाना था, बीच में इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ गई। इसमें दो चीजें बार बार आती है, डेरिवेटिव्स मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, देखा, आर डॉट, आर डबल डॉट, थीटा डॉट, और इंटीग्रल्स और ओडी सॉल्विंग, छोटे छोटे चेंजेस को जोड़कर बड़ा इफेक्ट निकालना। इसी ऑर्बिट प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम के लिए न्यूटन ने अपनी वो फ्लक्सियंस बोलते थे डेरिवेटिव, और क्वाड्रेचर्स बोलते थे इंटीग्रल को, डेवलप किए, जो आज हम कैलकुलस के नाम से पढ़ते हैं। न्यूटन के साथ दूसरे भी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली इसको डेवलप किया था, बट इस डेवलपमेंट में काफी डिटेल्स है। चलो इस छोटी सी कहानी में हमने देखा कि एक सिंपल फिजिकल एजम्पशन है इनवर्स स्क्वायर लॉ प्लस एफ इक्वल टू एम ए, एक ज्योमेट्रिक फैक्ट है, प्लैनेट इलिप्स में घूमते हैं, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो कैलकुलस है। ऑर्बिट प्रॉब्लम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां अगर आपके पास सिर्फ अलजीब्रा या ज्योमेट्री हो तो आप केपलर के लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हो, डिराइव नहीं। जब आप कैलकुलस लाते हो तो आप लोकल लॉ से पूरा ग्लोबल ऑर्बिट निकाल सकते हो थियोरेटिकली। ये ही थियरी कैलकुलस है। इसीलिए कहते हैं न्यूटन ने कैलकुलस को इन्वेंट किया, और कैलकुलस ने न्यूटनियन मैकेनिक्स को पॉसिबल बनाया। तो ये जो कैलकुलस है उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए थियरी का। ये एक अपने आप में दूसरा टॉपिक है। चलो एज अ लास्ट स्टेप देखते हैं कि इस ऑर्बिट प्रॉब्लम का इम्पैक्ट कितना दूर तक गया, है ना, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। जो न्यूटन का इनवर्स लॉ प्लस कैलकुलस से प्लेनेटरी पोजीशंस आज हम वेल इन एडवांस देख सकते हैं, इक्लिप्स, कोमेट पाथ्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हो सकते हैं। आज के सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, वेदर, जीपीएस, सबके ऑर्बिट इसी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके डिजाइन किए जाते हैं। अब इंटरप्लेनेटरी मिशंस लाइक मार्स मिशंस, है ना, और भी कई ऑर्बिट्स है, कॉम्प्लिकेटेड नाम है इंटरनल ऑर्बिट सारी, जैसे, और ग्रेविटी एसिड सब न्यूटोनियन ग्रेविटी प्लस कैलकुलस के बेस्ड पे है।
छोटा सा एक यहाँ पे पॉइंट है कि न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में लिखा, F इक्वल टू GMF बाय आर स्क्वायर, और R डबल डॉट इज इक्वल टू F, दो पॉइंट इंस्टेंटेनियस। अब आइंस्टाइन ने 1900 में कहा ग्रेविटी एक्चुअली एक फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम की कर्वेचर। प्लेनेट और सैटेलाइट बेसिकली कर्व स्पेस टाइम में स्ट्रेटेस्ट पॉसिबल पाथ, जिसको जियोडेसिक्स बोलते हैं, फॉलो करते हैं। ये बेस है, बहुत ही स्ट्रेटेस्ट पॉसिबल पाथ। तो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी न्यूटन के लॉ से छोटे करेक्शंस प्रिडिक्ट करती है, जैसे मर्क्यूरी का पेरिहेलियन शिफ्ट, ग्रेविटेशनल लेंसनिंग, जीपीएस क्लॉक का टाइम डिलेशन करेक्शन, एटसेट्रा। ये आप ये, लेकिन मैथमेटिकली न्यूटन हो या आइंस्टाइन, दोनों फ्रेमवर्क्स डीपली कैलकुलस पर बेस्ड है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, कंटिन्यूअस चेंज, और आइंस्टाइन के केस में डिफरेंशियल ज्योमेट्री। सो बिग पिक्चर इज, एक सिंपल सवाल, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स से कौन सा ऑर्बिट बनता है? इसने कैलकुलस को जन्म दिया, और वही कैलकुलस आज हमको सैटेलाइट्स, स्पेस मिशंस, इवन जनरल रिलेटिविटी जैसे प्रॉब्लम और थियरी समझाने में मदद करते हैं।